प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने लाइट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने लाइट रिएक्शन से दो प्रोडक्ट्स बनाई थी, एटीपी एंड NADPH। आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डार्क रिएक्शंस? डार्क रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की एब्सेंस में भी परफॉर्म हो जाते हैं। इसी वजह से इनको हम डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। डार्क रिएक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शंस की सीरीज होती हैं जो कि साइक्लिक मैनर में चलती हैं। इन रिएक्शंस को कैटलाइज किया जाता है बाय डिफरेंट एंजाइम्स। अब बेटा आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, उनको कैटलाइज करते हैं, जिसके नतीजे में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। इन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा कि कार्बनिक साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाएगा, देन उसको रिड्यूस करके जो है वो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो बनाए जाते हैं। अब रिड्यूस क्या होता है? आप लोगों ने रिडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें क्या होता है या तो एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन की, या उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। कार्बनिक साइड मॉलिक्यूल के फिक्स करने के बाद रिडक्शन होती है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाती है? शुगर बन जाती है। तो इन रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस, या हम इनको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जी डार्क रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने। इन्हीं की डिस्कवरी की बेस पर जो है इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इट इज़ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि ये हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की एब्सेंस में भी हो जाते हैं। मींस ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसी वजह से इनको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। इन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास कार्बनिक साइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनको फिक्स किया जाता है, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। देन रिडक्शन के प्रोसेस से इस कार्बनिक साइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया जाता है और शुगर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, इस साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। उसके बाद बच्चे हम इसकी डिस्कवरी को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि डार्क रिएक्शंस को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, और उसके कोलीग्स, उसके साथियों ने क्या किया था कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर डार्क रिएक्शन को फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था। ये बच्चे इनका जो है वो एक मेजर काम था, जिसकी वजह से कैल्विन को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961 में। ये इम्पोर्टेंट MCQs है कि कैल्विन को जो है वो किस स्पेस पर और कब जो है उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961 पे, और किस बेस पर दिया गया था? डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर करने की बेस पर जो है वो कैल्विन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद हम अकरेंस के हवाले से बात करें कि जो डार्क रिएक्शंस होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होते हैं। आप लोगों ने लाइट रिएक्शंस के बारे में बेटा जी डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोटो सिस्टम होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिसके नतीजे में ATP बनती है और NADPH बनता है। उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम डार्क रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डार्क रिएक्शंस होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अब स्ट्रोमा के बारे में आप जानते हैं कि ये सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, जिसमें फ्लूइड हो सकता है, वाटर है, और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। यहाँ जो है वो डार्क रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं, और यहाँ जो हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखिए कि ये जो हमारे पास लाइट रिएक्शंस होती हैं इनको डायरेक्टली जो है वो लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली ये लाइट को यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इनडायरेक्टली लाइट के प्रोडक्ट्स को तो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शंस नहीं होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास ATP और NADPH नहीं बनेगी। जब ATP और NADPH नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली लाइट को यूज़ नहीं करते, लेकिन ये लाइट के बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ATP और NADPH को यूज़ करते हुए शुगर मॉलिक्यूल की जो है वो सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की है। अभी भी हमारे पास ये है कि ATP और NADPH को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं।
उसके बाद देखिए कि बेटा जी अगर हम इसकी जो है वो क्वेश्चन को समराइज़ करते हैं कि डार्क रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एटीपी और रिड्यूसिंग पावर NADPH उसको यूज़ करते हुए हम कार्बनिक साइड से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमें 3 कार्बनिक साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, 6 NADPH चाहिए प्लस 9 ATP। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगी। और कार्बोहाइड्रेट कौन सी बनेगी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट है, मीन्स 3 कार्बन, इसको हम ट्रायोजीज भी कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि ट्रायोज जो है ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और सबसे छोटी और सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि 6 NADP बनेंगे और 9 ATP, मतलब 9 ATP 9 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और 9 PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगी और 3 जो हमारे पास मॉलिक्यूल के हैं वाटर के वो बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन है डार्क रिएक्शंस की, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर रिएक्टेंट्स चाहिए और इन रिएक्टेंट्स से जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कैल्विन साइकिल के 3 फेजेस हैं कि ये जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होते हैं ये किन किन फेजेस से गुजरते हैं और हमारे पास शुगर बनती है। सबसे पहला काम इसके अंदर होता है कार्बन फिक्सेशन का, देन रिडक्शन का, लास्ट पे हमारे पास होती है रीजनरेशन ऑफ कार्बनिक साइड। रीजनरेशन क्यों होती है, ताकि दोबारा साइकिल को जो है वो रिपीट किया जा सके। सबसे पहला हमारे पास काम है कार्बन फिक्सेशन का। कार्बन फिक्सेशन का बच्चे मतलब क्या होता है, कार्बन की एंट्री होती है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। चूंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है, तो सबसे पहले कार्बनिक साइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रोमा के अंदर इंटर होगा। अब देखिए कि जब कार्बनिक साइड जो है वो स्ट्रोमा के अंदर इंटर हो जाएगा तो जो स्ट्रोमा होगा उसके अंदर जो है वो 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम रिबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं। एक बेटा जी हमारे पास होती है राइबोस और एक होती है हमारे पास रिबोलोस। इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिबोलोस बाइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और बिस्को के बारे में आप जानते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब ये जो कार्बनिक साइड जो होती है ये एटमॉस्फेयर से ली जाती है, ये कंबाइन करती है किसके साथ, 5 कार्बन मॉलिक्यूल रिबोलोज बाइफॉस्फेट से, ठीक है। और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो दोनों का रिएक्शन चलाने के लिए जो है वो एंजाइम की ज़रूरत होती है। और वो एंजाइम कौन सा है, रिबिस्को। मतलब रिबिस्को की जो प्रेजेंस में कार्बनिक साइड जो होता है वो रिबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है। अब देखिए कि ये एक हमारे पास कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक C है, ठीक है, 1 कार्बन है। इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन है, 5 और प्लस 1 क्या हुआ, 6 कार्बन। मतलब बिस्को की मदद से हमारे पास 6 कार्बन शुगर जो है या 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। अब ये जो हमारे पास 6 कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा, ये अनस्टेबल है, इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया जाता है 2 मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए कि 6 कार्बन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 3-3 कार्बन वाला हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। तो 3-3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमारे पास देखें कि 6 कार्बन जो शुगर है वो स्प्लिट होती है, मतलब टूटती है, और कितने मॉलिक्यूल बनाती हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाती हैं। और वो 2 मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, 3-3 कार्बन वाले होते हैं, जिनको हम वो क्या बोलते हैं, पीजीए हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब कार्बनिक साइड जो है वो रिबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था, कार्बनिक साइड के जो है वो 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। इसी तरह हमारे पास जो रिबोलोज बाइफॉस्फेट होता है ये स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही कार्बनिक साइड जो है वो इंटर होती है तो ये इसके साथ रिएक्ट करती है। और वो कैसे करती है, रिबिस्को एक एंजाइम होता है जो कि इनको क्या करता है, स्पीड अप करता है इनके केमिकल रिएक्शन को, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसको तोड़ दिया जाता है और तोड़ के 2 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं PGA के, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हैं लेकिन ये हमारे पास 3-3 कार्बन वाले हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर ग्लिसरल एल्डिहाइड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो इसको हम ग्लिसरल एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन वाले। उसके
उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकेंड स्टेप है रिडक्शन का। रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब हमारे पास क्या है कि जो PGA है, ठीक है, PG हमने कैसे बनाया था, कार्बनिक साइड को फिक्स करके। तो PGA क्या करेगा, ये ATP का एक मॉलिक्यूल लेगा, ठीक है, ATP क्या करेगा, इसको अपना फॉस्फेट जो है वो डोनेट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ देखिए कि हमारे पास PGA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ठीक है। यहाँ हमारे पास बेसिकली क्या हुआ है कि 3 कार्बन पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ATP और एक ऐड हुआ तो इसने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया, तो हमारे पास 2 फॉस्फेट हो गए। एक उसके पास पहले से मौजूद था, एक ATP ने दिया, एक उसकी फर्स्ट वाली पोजीशन पे अटैच है और एक इसकी 3 वाली पोजीशन पे अटैच है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1,3 बाई का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ठीक है, बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो NADPH, हमने क्या कहा था कि डार्क रिएक्शन के अंदर ATP को भी यूज़ किया जाएगा और रिड्यूसिंग पावर NADPH को भी यूज़ किया जाएगा। ATP तो यूज़ हो गई, अब हमारे पास क्या होगा कि जो NADPH होगा ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और किसको डोनेट करेगा, जो कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इसको हम ग्लिसरल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके नतीजे में हमारे पास जब NADPH जो है ये इसको डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा G3P, ठीक है। यहाँ आप लास्ट पेज देख सकते हैं कि हमारे पास G3P है। G3P का क्या मतलब है, ग्लिसरल एल्डिहाइड, और 3 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जो है 3rd वाली कार्बन के साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से हम इसको G3 फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। क्लियर। यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बना था पहले जब कार्बनिक साइड जो है वो फिक्स हुई थी और रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ उसने रिएक्ट किया था, तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना था, 3 PGA बना था, ठीक है, 3 PGA। उसके अंदर क्या हुआ है कि ATP की एडिशन हुई है, ये वही चीज़ है जो हम पीछे रिडक्शन के अंदर रिपीट करके आए हैं, ठीक है। ये 3 PGA है, तो इसके साथ जो है हमारे पास ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट होगी, मतलब ATP जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देगा। पहले इसका 3 वाली कार्बन के साथ अटैच है, जब दूसरा P आएगा तो वो उसकी फर्स्ट वाली पोजीशन के साथ अटैच होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ कि ATP यूज़ होगी, अब हमारे पास रिड्यूसिंग पावर क्या होगी कि जो NADPH होगा वो अपना हाइड्रोजन देगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट पे हमारे पास बन जाएगा G3P बन जाएगा, जिसको हम ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास होगी रीजनरेशन ऑफ कार्बनिक साइड एक्सेप्टर। अब देखिए कि जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाता है G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसके हमारे पास बनते हैं 6 मॉलिक्यूल। कितने बनते हैं, टोटल 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जब मैं आपको साइकिल में बताऊंगी तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि 6 मॉलिक्यूल कैसे बने थे, ठीक है। अब देखिए कि जब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है शुगर के लिए, जो बाकी बच जाते हैं उसको दोबारा यूज़ कर लिया जाता है साइकिल को रिपीट करने के लिए। क्लियर कि 6 टोटल मॉलिक्यूल होते हैं, 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है कि इसका G3P का एक मॉलिक्यूल शुगर बना देता है। जो 5 कार्बन होते हैं उसको रीअरेंज करके क्या किया जाता है, 5 कार्बन रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो है वो दोबारा से तैयार किया जाता है और तैयार करके साइकिल को रिपीट किया जाता है। अब देखिए कि हमारे पास रिबुलोज फॉस्फेट बनता है किससे, वो कैसे कि जब हमारे पास 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 कार्बन के, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको फॉस्फोराइलेटेड करते हैं, मतलब उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं। उसके नतीजे में हमारे पास बनता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। मतलब पहले हमारे पास रिबुलोज फॉस्फेट था, एक ही फॉस्फेट था, जब हमने इसके साथ दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। अब आपने देखा है कि यहाँ हमारे पास RUBP बना है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप में जाके देखिएगा कि सबसे पहला हमारे पास मॉलिक्यूल क्या था, रिबुलोज बाइफॉस्फेट था। अब ये मॉलिक्यूल बन गया कि दोबारा से ये कार्बनिक साइड को फिक्स करे और फिक्स करके जो है वो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो बना दे। अब देखिए कि ATP आर यूज फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ 3 रिबुलोज फॉस्फेट।
अब देखिए कि एटीपी जो है वो यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि रिबोलोज फॉस्फेट के साथ जो है वो एडिशन की जा सके फॉस्फेट की, ताकि एनर्जी पैदा की जा सके। ठीक है, अब देखिए कि रिबोलोज बाइफॉस्फेट बन गया। ठीक है, पहले ये एक ही पी था, अब इसके साथ बी लग गया है, तो मतलब ये बाइफॉस्फेट है। बाइफॉस्फेट कैसे बना कि एटीपी ने आरयूपी को क्या दिया है, फॉस्फेट दिया है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया है, रिबोलोज बाइफॉस्फेट बन गया है, जो कि अब रेडी है कि ये दोबारा से कार्बनिक साइड को फिक्स करे और साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करके शुगर मॉलिक्यूल बना सके। यहाँ बच्चे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा साइकिल है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको क्लोरोप्लास्ट की जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शंस भी होते हैं और डार्क रिएक्शंस भी होते हैं। और लाइट रिएक्शंस आपको पता है कहाँ हो रहे होते हैं, थायराक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनी थी, एटीपी और NADPH बना था। ऐसे ही है। अब जो है NADPH और ATP जो होता है, ये कैल्विन साइकिल को रन करवाता है। ठीक है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। इसको अगर हम बड़ा करके दिखाएं तो ये बड़ा करके आप देख सकते हैं कि ये कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, जिसके अंदर कैल्विन साइकिल या हम इसको डार्क रिएक्शंस जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्म होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। अब देखिए कि सबसे पहला हमारे पास काम क्या होगा कि ये जो रिबिस्को एंजाइम होगा। ठीक है, ये रिबिस्को एंजाइम है जो कि एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ये स्टोमा के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा रिबोलोज बाइफॉस्फेट ये मॉलिक्यूल भी जो है ये स्टोमा के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास आपने याद रखना है कि ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल को कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन एलिमेंट जो है ये हमारे पास यहाँ कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब हमारे पास क्या है कि रिबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं। याद रखें कि मॉलिक्यूल हमारे पास 3 हैं और कार्बन कितनी है, हर मॉलिक्यूल के अंदर 5 हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, जिसको हम रिबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं, ये क्या करते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेते हैं, उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए कि हमने रिबोलोज बिसफॉस्फेट के भी हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 3 लिए हैं, और कार्बनिक साइड के भी कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिएक्ट होगा और वो किसकी वजह से होगा, रिबिस्को एंजाइम की वजह से होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, कि कार्बनिक साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आई है वो आके स्टोमा के अंदर फिक्स हो गई है और फिक्स होके उसने क्या किया है, रिबिस्को की मौजूदगी में रिएक्शन किया है और हमारे पास क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, 3PGA। यहाँ देख सकते हैं ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं कि हमारे पास क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि कार्बन 3 हैं। ठीक है, और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं। क्यों 6 हैं कि हमने कितने कितने हमारे पास बने थे कि हम लोगों ने यहाँ कार्बन हमने कितनी ली थी कि एक 5 कार्बन थी। ठीक है, ऐसे ही था, 5 कार्बन इसकी थी और एक कार्बन अगर हम इसकी लेते हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल इसके हैं और 3 ही इसके हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि 6 कार्बन हो जाएंगी। तो 6 कार्बन जो है जब बन जाती हैं तो वो एक हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो अनस्टेबल कंपाउंड को तोड़ दिया जाता है और तोड़ के क्या कर दिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं। ठीक है, और वो 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो 3 कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ये क्या करता है, 6 ATP के मॉलिक्यूल को 6 ADP में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, 6 क्यों हैं, क्योंकि हमने 3 यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो 6 मॉलिक्यूल को हर एक को अलग अलग ATP चाहिए होगी। ठीक है, हर मॉलिक्यूल की जब अलग होगी तो 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। क्लियर, यहाँ हमारे पास 3 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, तो जब हमारे पास एक और ATP का मॉलिक्यूल जो कि ATP में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमने वेरी स्टार्ट में इसकी इक्वेशन पढ़ी थी कि हमें कितने ATP चाहिए, 9 ATP चाहिए। 6 तो यहाँ यूज़ हो गए हैं। ठीक है, 3 रहते हैं तो आगे साइकिल में जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा तो NADPH आएगा।
NADPH भी आपको पता है कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो NADPH जो है वो NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके नतीजे में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम G3P कहते हैं। G3P हमारे पास क्या है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट है हमारे पास, मतलब 3 वाली कार्बन, ये भी हमारे पास 3 कार्बन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपको ब्लैक कलर में दायरा नज़र आ रहा है ये क्या है, ये कार्बन को शो कर रहा है। तो यहाँ आपको 3 नज़र आ रहे हैं, तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, 6 हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास थर्ड वाली पोजीशन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं। तो हमने डिस्कस किया साइकिल के अंदर कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो G3P का वो क्या बना देगा, शुगर बना देगा। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा साइकिल के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास G3P के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 रह गए हैं। एक मॉलिक्यूल बाहर जाके क्या बना देगा, क्या बना देगा, शुगर बना देगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रायोज शुगर होगी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास 5 बच गए थे, तो 5 यहाँ आगे प्रोसीड हो गए हैं। 3 कार्बन है और 5 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन है और 5 मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी हमारे पास बचे थे ATP के 3 मॉलिक्यूल वो यहाँ आके यूज़ होंगे। यहाँ हमारे पास 3 ATP जो होगा वो 3 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, ये 3 फॉस्फेट इसको दे देगा। अब यहाँ हमारे पास 3 कार्बन थे, यहाँ ये रीअरेंज होके सारे कार्बन दोबारा से क्या बना देंगे, 5 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बना देंगे, 3 मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, पहले यहाँ हमारे पास क्या था, 3 कार्बन थे, यहाँ हमारे पास 5 कार्बन हो गए हैं। यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल कितने थे, 5 थे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, 3 है, ठीक है। ये रीअरेंज होके क्या बना देंगे, रिबोलोज बाइफॉस्फेट बना देंगे और दोबारा से ये साइकिल को रिपीट कर देंगे। इस तरह जो है वो शुगर बनती जाएगी, ठीक है। ये था बच्चे हमारे पास कैल्विन साइकिल, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कैल्विन साइकिल है इसका हमें प्रॉफिट क्या होता है या प्लांट को प्रॉफिट क्या होता है, तो उसको सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने का प्रॉफिट होता है। होते हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो कि शुगर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो दोबारा से साइकिल को रन आउट करवाने के लिए जो है वो यूज़ कर लिए जाते हैं। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से रीड करना है। मैंने इसमें आपको रिएक्शन जो है वो ऐड करवाए हैं। आपने क्या करना है कि अपनी बुक में इन रिएक्शंस को ऐड करना है और अच्छे तरीके से इनको जो याद भी करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक